तो आज हमारी जो चर्चा होने जा रही है वो हो रही है श्रीपाल राणा जी के साथ। श्रीपाल राणा जी ने कैराना से साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे। हालांकि जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक्टिविटी जो है इनकी सहारनपुर जिले के अंदर बढ़ गई है। कैराना छोड़कर अब सहारनपुर पर निगाह है। चर्चा ये चल रही है कि भाई जो श्रीपाल राणा है वो इस बार 27 का इलेक्शन लड़ने वाले हैं सहारनपुर से। किस विधानसभा से लड़ेंगे ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आज सवाल जरूर इनसे कहीं पूछे जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। कैराना छोड़कर सहारनपुर के अंदर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए विकास भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कैराना लोकसभा जो है उसमें दो विधानसभा इसकी हैं। कैरा इसकी शामली डिस्ट्रिक्ट की है और बाकी तीन विधानसभा यहाँ की है। तो इसमें मेरा दोनों के साथ में समन्वय मुझे बना के रखना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अभी कैराना के कंपैरिजन में कैराना विधानसभा छोड़ के शामली और ये थाना भवन विधानसभा को छोड़ के मैं इधर इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ ज्यादा। आपने 24 का इलेक्शन लड़ा और उस माहौल में लड़ा जिस समय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो राजपूत समाज के लोग थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ थे, और उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा था। लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल पाया, जबकि आप खुद राजपूत समाज से थे। हाँ, इसमें निश्चित रूप से मैं जो उम्मीद करके चल रहा था कि भाई मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे मेरी बिरादरी का कम से कम मुझे पूर्णतः सहयोग मिलेगा, लेकिन वो मुझे उस तरीके का उस स्तर पे मुझे सहयोग नहीं मिल पाया और खामियाजा मुझे भुगतना भी पड़ा। लेकिन जहाँ तक बिरादरी का और समाज का सवाल है, जहाँ पे जिन मुद्दों को लेके मेरी बिरादरी और मेरा समाज चल रहा था वो अपनी जगह पे सही थे। कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई थी उन समाज से मेरे, और मैं एक अचानक से आया हुआ कैंडिडेट था और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि किस तरीके की वो कार्यशैली को लेके चल रहे हैं, किस तरीके की योजना को लेके चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जितना साथ मुझे मिल सकता था उतना साथ मुझे मिला। हालांकि मुझे उसका पूर्णतः नुकसान हुआ, उसका सीधे तौर पर कहेंगे तो नुकसान हुआ मुझे। भाई आपके उस समय दावे थे जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर इकरा आसन जीत गई थी फिर। हाँ, दावे तो भाई मैं कैंडिडेट के तौर पे आया था, नया कैंडिडेट जरूर था। मुझे उससे उससे पहले राजनीतिक अनुभव बिल्कुल जीरो था और मुझे लग रहा था जो जन सैलाब में मेरे साथ में देख रहा था, जिस तरीके का जन समर्थन मेरे साथ चल रहा था, तो मुझे उम्मीद लग रही थी कि मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मुझे मेरे साथ में मेरा समाज भी और सर्व समाज का साथ मुझे मिलेगा और निश्चित रूप से सीट निकल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, विपरीत धारा की तरफ चल पड़ी और चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा हमें। सुना था आप एक आर्मी मैन हैं, रिटायर हैं, और उसके बाद ये राजनीति का रास्ता क्यों चुना? कहीं नहीं तो मैंने देखा है कहीं जो रिटायर हो जाते हैं फौज से वो समाज के अन्य कामों में लगते हैं, कोई अपना बिजनेस कर लिया या कुछ भी कर लिया, लेकिन आप सीधे पॉलिटिक्स में आए और सीधा चुनाव लड़ लिया आपने। जी, बहुत बढ़िया सवाल है विकास भाई आपका। एक समाज का एक देश का एक नागरिक होने के नाते हर मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से जिस जिस व्यवस्था के साथ में अगर आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो उस व्यवस्था के साथ जुड़ के चलना चाहिए। सबसे पहले मैं इनिशियली बेसिकली मैं किसान था, किसानी करी, खेतों में खूब बढ़िया तरीके से काम किया। इसके बाद सीमाओं पे सीमाओं की सेवा करी खूब बढ़िया तरीके से, और उसके बाद छोटा मोटा बिजनेस अपना बेंगलोर में एक व्यवसाय था मेरा, रियल इस्टेट का, वो व्यवसाय किया। और बाद में एक मुझे अचानक से इस तरीके का मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे कम से कम एक पब्लिक की सेवा करने का एक मौका मिला। हालांकि कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक सेवा का मौका मेरे पास था भी और आगे भी मैं रखूंगा उस चीज को। राजनीति की तरफ आया और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मैं एक समाज सेवक के तौर पे, जब मैं राजनीति में नहीं था उससे पहले एक समाज सेवक के रूप में था। मैंने मेरे गांव से जुड़ा प्राथमिक रूप से, और मेरे गांव में मैं जितना मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कर सकता था, मैंने गांव में कुछ घर घर भी बनवाए, जो गरीबों के घर हैं बनवाए, और लोगों के साथ जुड़ा रहा, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे स्तर पे, मेरे व्यक्तिगत स्तर पे कहीं ना कहीं मैं उस मुकाम तक हासिल नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि एक राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक पद और सम्मान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं एक व्यक्ति विशेष की इच्छाओं को और कहीं ना कहीं में उनके जो निजी काम है, जो सरकारी काम है, कहीं ना कहीं मैं पूरा कर सकूं। इसके लिए राजनीति की तरफ आया। सुना चर्चाएं हैं कि भाई चलो लोकसभा आप लड़के देख लिया, लेकिन 27 में आपकी निगाहें हैं कि भाई सहारनपुर जिले से चुनाव लड़ा जाए। हाँ, बिल्कुल इच्छा तो यही है कि भाई सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं और उसमें से अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं 2027 में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बस आगे ईश्वर के अधीन चीजें हैं, और अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो निश्चित रूप से 2027 का चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा। पार्टी ये बसपा ही रहेगी, कोई और?
फिलहाल तो मैं बसपा में ही हूँ, फिलहाल तक की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ बसपा में हूँ। बाकी परिस्थिति और समय नहीं बोल सकता मैं कुछ भी। लेकिन बसपा का तो इस बार गठबंधन नहीं है किसी के साथ, मायावती कह चुकी हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए अभी हाँ, हालांकि बहन जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई किसी के साथ में गठबंधन नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां एक ये राजनीति इस तरीके की है, इसमें परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हो सकता है कि कहीं हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहन जी कहीं ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन करे, और गठबंधन करेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो सीटों का इंडिपेंडेंट, अगर हम सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम एक 20-30-50 सीटें लेके जाएगी, अगर किसी के साथ में भी गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से वोट प्लस होंगी, और वोट प्लस होगी तो उसका जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ एमएलए हैं ज्यादा निकल के आएंगे। कितनी उम्मीद है इस बार बसपा को उत्तर प्रदेश में? भाई हम तो अगर बसपा पार्टी के हिसाब से, अगर पार्टी के हिसाब से अगर हम बोले तो भाई हम तो 403 है, सब यही बोल के चलते हैं 2/3 मेजोरिटी से हम जीतेंगे। लेकिन स्थितियां क्या है, ग्राउंड की स्थितियां, वो उसके ऊपर निर्भर करे। बाकी हम ये मान के चलते हैं कि भाई मेजोरिटी में कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। साथ सामने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, दूसरी तरफ भाजपा और उनका गठबंधन है, ये चीजें भी तो हैं बसपा के सामने। हाँ, बसपा के सामने सारी चीजें हैं। देखिए जो राजनीतिक गणित है, राजनीतिक गणित के मुताबिक हर कोई, ये जो समय है ना, जिस दौर में हम अभी फिलहाल खड़े हैं, इस दौर में निश्चित रूप से हर कोई पार्टी चाहेगी कि किसी ना किसी एक मजबूत पार्टी के साथ में उसका गठबंधन हो, और गठबंधन होने के बाद में अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करी जाए और सरकार बनाने के लिए मौका मिले। हर कोई पार्टी यही चाह रही है, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बहन जी भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किसी ना किसी मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन करके चलेंगी, जिससे जो है एक राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और निश्चित रूप से सरकार बनाने में कहीं ना कहीं मदद भी मिलेगी। हमने देखा है बसपा में लगातार एंट्रियां हो रही हैं, कई लोग जो है वो छोड़ छोड़ के दलों को और शामिल हो रहे हैं बसपा के अंदर। अभी सहारनपुर में भी एक जो राणा जी हैं बिहार से आते हैं, वो भी शामिल हुए हैं। हाँ, कुछ तो होगा, निश्चित रूप से कुछ होगा, तभी जो है लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। भाई रोहित राणा जी आए हैं बहुजन समाज पार्टी में, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करता हूं कि भाई बहुजन समाज पार्टी में आए और अपने उज्जवल भविष्य की जो है कामना करके आगे बढ़ें। लेकिन आपके सामने सहारनपुर जिले में चुनौतियां भी बहुत होंगी। अगर आप यहाँ रुक कर रहे हैं तो आप तो देख ही सकते हैं जिले की राजनीति किस तरह से में चल रही है। भाई निश्चित रूप से चुनौतियां तो निश्चित रूप से होगी, पर मैं तो एक सैनिक हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, फौजी आदमी, और फौजी आदमियों को तो चुनौतियों का सामना करते करते फौजियों की उम्र निकल जाती है। लगभग 20-22-25 साल तो मैं सेवा का मौका जो है सेना में रहा मेरा, और चुनौतियों का ही सामना करता हुआ आया। इस तरीके की चुनौतियों की एक नए तरीके की चुनौती है, मानता हूं मैं निश्चित रूप से एक नए तरीके की चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करके चलेंगे, और निश्चित रूप से जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। चर्चाएं चल रही हैं आपके आपके नाम को लेकर भी कि भाई श्रीपाल राणा, गंगो, थाना भवन या फिर देवबंद, इन 3 सीटों में से एक जगह चुनाव लड़ेंगे। आपने कहाँ कुछ कुछ सेट किया अपने माइंड को कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं बोल पाऊंगा कि भाई मुझे पर्टिकुलर वो विधानसभा चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ जो तीनों विधानसभा का आपने जो नाम लिया है, कहीं ना कहीं एक वो बोलते हैं ना, एक छोटा सा दिल के कोने में कहीं ना कहीं यही है। अच्छा। बाकी तो ऊपर से जो आदेश आएगा, जिस तरीके की भी संभावना होंगी, उसी के मुताबिक आगे चलेंगे निश्चित रूप से। तो लोग ये उम्मीद करें कि आप भी बसपा से चुनाव लड़ेंगे? उम्मीद करें इस बात की? बदलाव बदलाव तो नहीं होगा? नहीं, बदलाव का फिलहाल तो मैं नहीं बोल सकता कि बदलाव होगा, क्योंकि मैं तो अभी अभी बहन जी का सिपाही हूँ, और निश्चित रूप से अगर सारी चीजें ठीक ठाक रही तो जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेंगे। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि आप मनमाफिक टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, तो आदमी फिर सोचता है कि अब तो छोड़ो, अब तो चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े या कहीं जाना पड़े, चुनाव लड़ेंगे वहीं जाकर। लेकिन अब आपने कुछ बना रखा है मन, ऐसा कुछ? नहीं, उस तरीके का जिद्दी आदमी मैं नहीं हूँ। जिद्दी नहीं है उस आपकी? तरीके का जिद्दी आदमी मैं नहीं हूँ। मैं तो आदेश का पालन करके चलने वाला आदमी हूँ। निश्चित रूप से अगर कहीं मान के चलो मुझे टिकट वगैरह का अगर नहीं मिलता, तो मैं एक पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में जो है क्षेत्र में काम करूंगा। 27 नहीं, 29 नहीं, 32। ये तो अगर उम्मीद के सारे दुनिया टिकी हुई है, और मैं भी उसी उसी सारे आगे बढ़ के चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नजर नहीं आ रही है। 24 में तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज थोड़ा नाराज था बीजेपी से, लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अब सब कुछ नॉर्मल है, सब चीजें ठीक है। भाई समाज कहीं ना कहीं, समाज मेरे से नाराज नहीं था। समाज मेरे से नाराज नहीं था। समाज का अपना एक टारगेट लेके चला था समाज की, भाई हमें ये टारगेट हासिल करना। बीजेपी के साथ में समाज की नाराजगी थी, और बीजेपी को जो पार्टी बीजेपी को हरा रही थी, उस पार्टी का साथ देना था समाज को। और वहां कहीं ना कहीं मैं एक नया कैंडिडेट था, और मेरी मेरी दावेदारी उतनी मजबूत मेरे समाज को नहीं नजर आ रही थी। इसलिए समाज ने वो निर्णय लिया जिससे जो है बीजेपी को हराया जा सके, और कहीं ना कहीं समाज अपने निर्णय में कामयाब हुआ। और मुझे भी श्रीपाल राणा हार गया,
लेकिन समाज कहीं ना कहीं जीत गया। तो मैं सोचता हूँ समाज जीत गया, श्रीपाल राणा जीत गया, बात तो एक ही है। समाज जीत गया तो मैंने स्वीकार कर लिया। जैसे आप हमने आपसे पूछा अभी, आपने कहा ठीक है चल रहा है, माइंड कर लेंगे सेट अपना, लेकिन एक देवन सीट ऐसी है और एक थाना भवन सीट ऐसी है। थाना भवन पे राजपूत समाज से ही आते हैं सुरेश राणा, और देवन में मौजूदा विधायक हैं ये ब्रजेश सिंह, वो भी आपके समाज से हैं। अगर देवन से ही आप चुनाव लड़ लिए उनके सामने, तो क्या कि समाज किसका साथ देगा? देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है भाई। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जो है थाना भवन विधानसभा में माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री रहे सुरेश राणा जी बैठे हैं, और यहाँ पे अपना जो है वर्तमान में मंत्री जी हैं, छोटे भाई ब्रजेश जी हैं। दोनों के दोनों जो है वो एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। एक पार्टी की तरफ से उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। वो उनका पार्टी का अपना हिसाब किताब है। अगर मुझे वहां पे कैंडिडेट बनाया जाता है तो मेरी पार्टी के हिसाब से बनाया जाएगा। और ये तो समाज के लिए बड़ा कठिन वो रहेगा, बड़ा कठिन डिसीजन रहेगा कि भाई किसकी तरफ झुका जाए, किसकी तरफ ना झुका जाए। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई समाज 100% मेरे साथ आ जाओ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई समाज पूरा उनके साथ चला जाओ बहुत अच्छे हैं। एक समाज को एक बहुत मजबूत और एक मीन्स तर्क संगत डिसीजन लेना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति आई। चलिए ठीक है, तो श्रीपाल राणा जी साहब यहाँ पर बात हुई है। कैराना छोड़कर अब सहारनपुर विधानसभा के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशन लगातार दे रहे हैं, और चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि 27 का चुनाव जो है वो हर हाल से लड़ा जाएगा। बसपा में है फिलहाल अभी, लेकिन कह रहे हैं कि बदलाव अगर होगा तो आने वाले समय में इसको वही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल पूरा अपने आप को सेट कर चुके हैं श्रीपाल राणा चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा साफ तौर पर दावे यही हैं कि बसपा में रहकर ही चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। साथ ही साथ गठबंधन को भी जरूरत बता रहे हैं समय की कि गठबंधन होना चाहिए। अगर फुल फ्लैश तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आना है, सीटें बढ़ानी है, तो इस पर भी ये लोग जो है अपना वो कह रहे हैं कि भाई गठबंधन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि समय की मांग यही है। तो श्रीपाल राणा कैराना लोकसभा से आते हैं। 24 का चुनाव इनकी तरफ से लड़ा गया था, हालांकि उस समय जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब 27 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर से इन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।